ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली घटनाओं के बाद अनिका और उसकी पूरी टीम ऐसी परिस्थिति में फंस चुकी थी जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। एक के बाद एक मुसीबत उनके सामने आती जा रही थी। पहले समुंदर का सफर, फिर बोट का डूबना, उसके बाद अनजान द्वीप पर पहुंचना और अब उस सुनसान जंगल में रात बिताना। हर कदम उन्हें किसी नई परेशानी की ओर लेकर जा रहा था और सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनका संपर्क बाहर की दुनिया से पूरी तरह टूट चुका था। स्वाति मल्होत्रा, जो लगातार अनिका की लोकेशन पर नजर रख रही थी, अब उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग भी सैटेलाइट के जरिए उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन अब वह संपर्क भी टूट चुका था। दूसरी तरफ रोहित भी इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि अनिका और उसके साथ गई पूरी टीम का कोई पता नहीं चल रहा था। खबर धीरे धीरे उन सभी लोगों तक पहुंच चुकी थी जो अनिका से जुड़े हुए थे। स्पेशल डिपार्टमेंट में इसी वजह से एक अलग मीटिंग चल रही थी। अधिकारी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अनिका और उसकी टीम के साथ हुआ क्या है। किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उधर स्वाति मल्होत्रा भी लगातार परेशान थी। वह अपनी तमाम तकनीक क्षमताओं के बावजूद अनिका की लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस समय वह दिल्ली में बैठकर अपनी बेटी को खोजने की कोशिश कर रही थी, उसी समय अनिका एक अनजान जंगल में अपनी टीम को बचाने के लिए एक अलग चुनौती का सामना कर रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था। पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज और दूर कहीं मौजूद पंछियों की हल्की आवाजें उस सन्नाटे को और भी रहस्यमयी बना रही थी। टीम ने रात के लिए पहरे की व्यवस्था कर रखी थी। दो लोग लगभग 3 घंटे तक जागकर पहरा देने वाले थे, जबकि बाकी लोग उस दौरान सोते थे। अनिका भी कुछ देर के लिए सो गई थी, लेकिन अचानक एक तेज चीख ने उसकी नींद तोड़ दी। अनिका की आंखें एक झटके से खुल गई। वह तुरंत उठकर बैठ गई। उसने कुछ क्षण तक ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज दोबारा आई। इस बार वह पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। अनिका के चेहरे पे चिंता उभर आई थी। आखिर यह चीख किसकी थी? इतने सुनसान इलाके में, जहां आसपास दूर दूर तक किसी इंसान के होने की कोई संकेत नहीं था, वहां अचानक किसी की चीख सुनाई देना सामान्य बात नहीं थी। अनिका तुरंत बाहर निकल आई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी टीम के कुछ लोग अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। उनकी हरकतें सामान्य नहीं थी। वे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उन्हें अपने आसपास की वास्तविकता का ही अंदाजा ना हो। तभी भूमिका ने अनिका की ओर लकड़ी से बना एक भाला फेंक दिया। अनिका ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए उस भाले से खुद को बचा लिया। भूमिका का ऐसा करना किसी दुश्मनी की वजह से नहीं था। उसे लग रहा था कि अनिका भी खतरे में हो सकती है, और अगर बाकी लोग इस तरह अजीब व्यवहार कर रहे हैं तो संभव है कि वे अनिका पर भी हमला कर दें। इसी आशंका में भूमिका ने उसे बचाने के लिए वह लकड़ी का भाला उसकी ओर फेंका था। लेकिन अनिका अब भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसकी टीम के लोगों को हुआ क्या था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ आधे खाए हुए सेबों पर पड़ी। अनिका तुरंत उन सेबों की तरफ बढ़ी। उनमें से उसने एक सेब उठाया, उसे ध्यान से देखा, उसके बाद उसने उसे अच्छी तरह जांचा। कुछ ही क्षणों में अनिका को स्थिति की असली वजह समझ आने लगी थी। ये सामान्य सेब नहीं थे, ये जंगली सेब थे। इनमें से
एक ऐसा जहर पाया जाता था जो इंसान के दिमाग पर असर डालकर एक भ्रम पैदा कर देता था। उस जहर का असर होने पर व्यक्ति को ऐसी चीजें दिखाई देने लगती थी जो वास्तव में वहां मौजूद नहीं होती थी। धीरे धीरे भ्रम इतना बढ़ जाता था कि व्यक्ति अपने ही दिमाग में कुछ कल्पना करने लगता और उसी कल्पना को वास्तविक समझकर प्रतिक्रिया करने लगता। अब अनिका को अपनी टीम के लोगों का अजीब व्यवहार समझ में आने लगा था। वे अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं थे, वे अपने ही भ्रम में फंसे हुए थे और यही सबसे बड़ा खतरा था। अगर इस भ्रम का असर जल्दी खत्म नहीं किया गया तो संभव था कि टीम के सदस्य एक दूसरे को दुश्मन समझकर आपस में ही हमला कर दें, और अनिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वैसे भी वे पहले से ही कई मुश्किलों से घिरे हुए थे। वह अपनी टीम के बीच एक और खतरा पैदा नहीं होने देना चाहती थी। तभी अनिका को एक पुरानी बात याद आई। इन जंगली सेवों के बारे में उसे स्वाति मल्होत्रा ने बताया था। जब अनिका पहली बार उस जंगल में स्वाति से मिली थी और स्वाति ने उसे बचाया था, तभी स्वाति ने उसे इन जंगली फलों के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही उसे यह भी बताया था कि इनके जहर का असर किस तरह खत्म किया जा सकता है। अनिका की आंखों में अचानक उम्मीद दिखाई दी। उसे इलाज याद आ चुका था। वह अब तेजी से आसपास देखने लगी। कुछ ही देर के बाद उसकी नजर कुछ ऐसे फूलों पर पड़ी जिनके जरिए इन जंगली सेवों के जहर का असर खत्म किया जा सकता था। अनिका के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। आखिर उसे वह चीज मिल गई थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह तुरंत उन फूलों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने उस पर हमला कर दिया। अब्बास भी उस जहरीले सेव का कुछ हिस्सा खा चुके थे। उन पर भी भ्रम का असर हो चुका था। अनिका समझ गई कि इस समय अब्बास को अपनी हरकतों का कोई सही अंदाजा नहीं है। अब्बास उसके डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर थे, इसलिए अनिका उन पर पूरी ताकत से हमला नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने बचाव के लिए उसे कुछ करना ही था। अब्बास ने जैसे ही उसकी तरफ बढ़कर हमला करने की कोशिश की, अनिका ने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। एक सटीक दांव के साथ उसने अब्बास को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन बाकी लोगों को यह देखकर कुछ और ही लगा था। उन्हें अपनी आंखों के सामने अनिका अपने ही दुश्मन की तरह दिखाई दे रही थी। अब कई लोग अनिका की ओर बढ़ने लगे। स्थिति अचानक बेहद खतरनाक हो गई। अनिका जानती थी कि उसके सामने मौजूद लोग उसके अपने साथी हैं। वे जानबूझकर उस पर हमला नहीं कर रहे थे। उनके दिमाग पर जहरीले सेव का असर था, इसलिए अनिका को उन्हें रोकना भी था और इस बात का ध्यान भी रखना था कि किसी को गंभीर चोट न लगे। वह एक एक करके उनके हमलों से बचती रही और जरूरत के अनुसार उन्हें अपने दांव पेच से जमीन पर गिराती रही। उसकी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि किसी को बड़ी चोट न लगे। कुछ ही देर में उसकी पूरी टीम जमीन पर पड़ी थी। किसी में उठने की ताकत नहीं बची थी। एक तरफ भ्रम का असर था और दूसरी तरफ पिछले दिन से उन्होंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। संभवतः इसी भूख और कमजोरी की वजह से उन्होंने उन जंगली सेवों को देखकर उन्हें खाने का फैसला किया था। लेकिन अब अनिका के पास उनके लिए समय बर्बाद करने का कोई विकल्प नहीं था। उसे सबसे पहले इलाज करना था। अनिका तेजी से उन फूलों की तरफ बढ़ी। उसने कई फूल तोड़े और उन्हें अपने हाथों में इकट्ठा किया। इसके बाद उसने उन फूलों का रस निकालना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे लगा कि पर्याप्त मात्रा में रस निकल चुका है। अब वह अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य के पास जाने लगी। जो लोग जमीन पर पड़े थे, उनके मुंह में वह उस रस की कुछ मात्रा डालती गई। लेकिन अनिका जानती थी कि इसका असर तुरंत नहीं होगा। इस रस को, जहर के प्रभाव को खत्म करने में कम से कम आधे घंटे का समय लगना था। इसलिए अब उसके पास कुछ समय था। उसने तय किया कि जब तक दवा अपना असर दिखाती है, तब तक वह पूरे इलाके की जांच करेगी, क्योंकि यह जंगल उनके लिए पूरी तरह अनजान था।
उसे यह पता लगाना था कि यहाँ और कौन कौन से पेड़ पौधे और फल खतरनाक हो सकते हैं। अनिका एक एक पेड़ को ध्यान से देखने लगी, हर फल को जांचती, हर फूल को देखती, हर पौधे को परखती। वह अपने दिमाग में एक सूची तैयार कर रही थी कि जब बाकी लोग होश में आएंगे तब उन्हें किन चीजों से दूर रहना होगा, कौन सा फल खाया जा सकता है और कौन सा नहीं, किस पौधे को छुआ जा सकता है और किससे दूर रहना जरूरी है। लेकिन अगर उन्होंने दोबारा गलती की तो स्थिति पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। करीब आधे घंटे के बाद धीरे धीरे उन लोगों पर दवा का असर होने लगा था। एक एक करके सभी सामान्य अवस्था में लौटने लगे थे, लेकिन उनके सिर में अभी भी तेज दर्द हो रहा था। वे जमीन पर बैठे अपने सिर पकड़ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। धीरे धीरे उनकी याददाश्त लौटने लगी। उन्हें याद आने लगा कि उन्होंने अनिका पर हमला किया था। उन्हें यह भी याद आया कि अब्बास पर हमला करने के बाद अनिका को भी उनसे बचने के लिए अपने ही साथियों से लड़ना पड़ा था। उनके चेहरे पर पछतावा साफ साफ दिखाई देने लगा। जब अनिका वापस उनके पास आई तो वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। तभी सभी ने लगभग एक साथ कहा, हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमें नहीं पता था कि हमारे लिए यह फल इतना नुकसानदायक है। इंस्पेक्टर अब्बास भी अनिका के पास आए। उन्होंने कहा, सॉरी अनिका, हमारी वजह से तुम्हें इतनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी। हमें नहीं पता था कि यहाँ की चीजें इतनी नुकसानदायक हो सकती है। अनिका ने सभी की तरफ देखा। उसके चेहरे पे नाराजगी नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। वैसे भी कल से हमने कुछ खाया नहीं था। तुम लोगों ने भी भूख की वजह से इसे सामान्य फल समझकर खा लिया था। फिर उसने उन्हें उन जंगली सेवों के बारे में विस्तार से बताया। सभी ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इस जंगल में हर चीज वैसी नहीं थी जैसे दिखाई देती थी। अनिका ने अपनी जानकारी साझा की। उसे यह सब स्वाति ने पहले ही बताया था। उसने आसपास मौजूद सुरक्षित फलों की पहचान भी कर ली थी। कुछ ही देर में अनिका उनके लिए ऐसे फल तोड़कर लेकर आई जो उनकी भूख और प्यास दोनों बुझा सकते थे और उनके लिए हानिकारक भी नहीं थे। उसने पहले ही यह व्यवस्था कर ली क्योंकि वह जानती थी कि भूख की वजह से ही उसके साथियों ने जहरीले सेब खाए थे। लेकिन इसी दौरान भूमिका को अचानक एक बात याद आ गई। उसने गौर किया कि अनिका ने भी कल से कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि उसने पानी भी नहीं पिया था। भूमिका ने अनिका को आवाज लगाई, अनिका, लेकिन अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। भूमिका ने फिर आवाज लगाई। इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। भूमिका के मन में डर पैदा हो गया था। इतनी सारी घटनाओं के बाद अब उसे यह डर सताने लगा कि कहीं अनिका को कुछ हो तो नहीं गया। वह आगे बढ़ी, लेकिन तभी अनिका ने हाथ के इशारे से उसे शांत रहने को कहा। उसे समझ आ गया था कि अनिका ठीक है। वह किसी गंभीर सोच में डूबी हुई है। दरअसल अनिका को एक रास्ता मिल चुका था, एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए वह स्वाति तक अपना संदेश पहुंचा सकती थी। जंगल में बहुत सारे पंछी थे और अनिका तथा स्वाति दोनों ही पंछियों की भाषा समझ सकती थी। अनिका को अचानक एहसास हुआ कि तकनीकी साधन भले ही उसके पास न हो, लेकिन प्रकृति के पास अभी भी उसके लिए एक रास्ता मौजूद था। अब उसे केवल उस रास्ते का इस्तेमाल करना था। अनिका कुछ दूर पर खड़ी होकर जंगल में मौजूद पंछियों को ध्यान से देख रही थी। भूमिका उसके व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। अनिका बार बार कुछ इशारे कर रही थी। वह पंछियों की गतिविधियों को ध्यान से देखती और फिर उसी के अनुसार अपने संकेत बदलती। भूमिका के लिए यह दृश्य बेहद अजीब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका आखिरकार कर क्या रही है, लेकिन उसने अनिका को परेशान न करने का फैसला किया था। उसे विश्वास था कि जब अनिका को जरूरत होगी वह खुद सब कुछ बताएगी।
उधर अनिका का ध्यान पूरी तरह उन पंछियों पर था। वह जानती थी कि सामान्य तकनीकी संचार के जरिए वह स्वाति तक नहीं पहुंच सकती। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वह सुरक्षित रूप से संदेश भेज सके। लेकिन अगर कोई पंछी उसकी बात समझकर स्वाति तक पहुंच सकता था तो शायद यही उनकी मदद का एकमात्र रास्ता था। अनिका ने संकेतों के जरिए पंछियों को अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की। वह जंगल, अपनी टीम और उस जगह के बारे में इशारे कर रही थी। कुछ पंछी उसकी तरफ देखते, अपनी गर्दन घुमाते और फिर एक दूसरे की तरफ देखते। अनिका उनके व्यवहार को ध्यान से पढ़ रही थी। उसे उम्मीद थी कि उनमें से कोई उसकी बात समझकर उस दिशा में उड़ जाएगा जहां से उसका संदेश स्वाति तक पहुंच सके। भूमिका दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि इंसान और पक्षी इस तरह एक दूसरे से संवाद कैसे कर सकते हैं। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अनिका और स्वाति के पास ऐसी क्षमताएं थी जिनके बारे में बाकी लोगों को बहुत कम जानकारी थी। इसलिए भूमिका चुप रही। वह केवल इंतजार कर रही थी। उधर दिल्ली में स्वाति मल्होत्रा की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। अनिका की कोई खबर न मिल पाने की वजह से उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसके सामने तकनीक के सारे साधन मौजूद थे, लेकिन उसका दिमाग किसी भी दिशा में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। एक इंसान जब बेहद तनाव में होता है तो उसकी सोचने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। स्वाति भी इस समय उसी स्थिति में थी। वह बार बार अनिका के बारे में सोच रही थी। उसे यह डर सता रहा था कि कहीं उसकी बेटी किसी गंभीर खतरे में तो नहीं है। आखिरकार स्वाति ने अपने मन में एक फैसला कर लिया। वह खुद अनिका को ढूंढने जाएगी। उसने खुद से कहा, मैं वहां जाऊंगी। मैं खुद अनिका और बाकी लोगों को ढूंढूंगी। पता नहीं वे लोग ठीक भी हैं या नहीं। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वहां कुछ गलत जरूर हुआ है। स्वाति यह बात अपने आप से कह रही थी, लेकिन उसके पीछे खड़े बूढ़े बाबा ने उसकी बात सुन ली थी। उन्होंने तुरंत कहा, मैडम, आप भावनाओं में बहकर अपनी इतने सालों की मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकती। स्वाति पीछे मुड़ी। बूढ़े बाबा ने आगे कहा, अगर आप खुद वहां चली गईं, तो सिर्फ आपके लिए नहीं, अनिका बेटी के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। आपको रोहित पर भरोसा रखना चाहिए। इस बात पर स्वाति कुछ नहीं बोली। बाबा ने उसकी स्थिति समझते हुए फिर कहा, मैं जानता हूं कि आप एक मां हैं, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि रोहित अनिका से कितना प्यार करता है। वह भी चुप नहीं बैठा होगा। वह जरूर अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। स्वाति की आंखों में चिंता बनी रही। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं रह सकती। अगर अनिका को कुछ हो गया तो? उसकी आवाज अब भर गई थी। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को नहीं खो सकती। कितने सालों के बाद तो मुझे मेरी बेटी मिली है। बूढ़े बाबा कुछ क्षण शांत हो गए थे। फिर उन्होंने कहा, आप रोहित पर भरोसा रखिए। वह भी कुछ न कुछ जरूर कर रहा होगा। शायद उसने अपनी सबसे अच्छी टीम को भी भेज दिया होगा। लेकिन स्वाति का मन अब भी नहीं मान रहा था। उसके सामने बार बार पुराने दृश्य घूम रहे थे। उससे वह समय याद आ रहा था जब अनिका को दमयंती देवी ने किडनैप कर लिया था। स्वाति ने खुद देखा था कि वह अनिका को वहां से सीधे बचाकर नहीं ला पा रही थी। फिर अनिका ने खुद वहां से भागने की कोशिश की थी। वह दलदल में फंस गई थी। उसके पीछे दमयंती देवी की कुछ सिपाहियां जहरीले बाण चला रही थी। वह स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसका इलाज करना भी किसी सामान्य डॉक्टर के लिए संभव नहीं था। लेकिन उसी समय स्वाति अनिका के लिए फरिश्ता बनकर पहुंची थी। उस पुराने हादसे को याद करते ही स्वाति के रोंगटे खड़े हो गए थे। वह जानती थी कि अनिका के पास कितनी भी शक्तियां क्यों न हो, हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में करना संभव नहीं होता।
कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि इंसान की सारी क्षमताएं भी कम पड़ जाती हैं। स्वाति को अनिका की क्षमता पर कोई शक नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि अनिका खुद को और अपनी टीम को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। लेकिन वह माँ थी और माँ के लिए उसका बच्चा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह हमेशा बच्चा ही रहता है। स्वाति किसी भी हालत में अनिका को खोना नहीं चाहती थी। बूढ़े बाबा ने आखिर में कहा, ठीक है मैडम, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, लेकिन मेरी एक बात मानिए, रोहित से इस बारे में बात जरूर कर लीजिए। अकेले जाने के बजाय 2 लोगों का साथ होना बेहतर होगा। इस बार स्वाति ने उसकी बात पर हामी भर दी। शायद बाबा सही कह रहे थे, उसे रोहित से बात करनी चाहिए। स्वाति अंदर गई और एक सुरक्षित लाइन के जरिए रोहित से संपर्क करने लगी। पहली बार रोहित ने फोन नहीं उठाया, लेकिन स्वाति ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा कॉल किया। उधर रोहित भी अपनी तरफ से अनिका की लोकेशन तलाशने की हर संभव कोशिश कर चुका था, लेकिन अभी तक उसके हाथ निराशा ही लगी थी। वह परेशान होकर बालकनी में चला गया। जब भी रोहित बहुत ज्यादा तनाव में होता था, वह कभी कभी सिगार जला लेता था। हालांकि वह सामान्य रूप से धूम्रपान नहीं करता था। उसने जैसे ही उसे जलाया, उसका फोन बज उठा। रोहित ने फोन की तरफ देखा। यह एक इंटरनेट कॉल थी। रोहित कुछ पल के लिए हैरान हुआ। उसका निजी नंबर बहुत कम लोगों के पास था। बाहरी लोगों को उससे संपर्क करना होता था तो वे पहले चिराग मेहता के जरिए संपर्क करते थे, लेकिन यह कॉल सीधे उसके पास आई थी। रोहित ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आवाज आई। वह आवाज जानी पहचानी थी, इतनी जानी पहचानी कि रोहित को सामने वाला का नाम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे वह आवाज अनिका की आवाज से मिलती जुलती लगी थी, लेकिन अगले ही पल उसने आवाज पहचान ली। यह स्वाति मल्होत्रा थी। रोहित ने कहा, आपने मुझे कैसे याद किया? क्या आपको मुझसे कोई काम है क्या? स्वाति कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि रोहित ने उससे यह तक नहीं पूछा कि वह कौन बोल रही है। उसने सीधे पहचान लिया था। स्वाति के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। उसे मन ही मन लगा, अनिका ने आखिर किसे चुना है, यह सच में समझ में आता है। फिर स्वाति ने कहा, रोहित, तुम्हें तो पता ही है कि अनिका और उसकी पूरी स्पेशल टीम कल शाम से गायब हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें भी इसके बारे में पता चल चुका होगा। फिर रोहित ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब हम उनसे संपर्क कैसे करें। अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद रोहित बोला, मुझे लगता है कि अब उन्हें ढूंढने के लिए मुझे अपनी टीम भेजनी ही पड़ेगी। स्वाति ने तुरंत कहा, मुझे भी यही लगता है। हमें खुद अनिका को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह उन लोगों का कोई बड़ा खतरा आए। हमें उन्हें सही सलामत वापस लाना होगा। रोहित कुछ पल के लिए चुप रहा था। दोनों के बीच केवल एक ही बात समान थी, और वो थी अनिका। दोनों उसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित देखना चाहते थे। रोहित ने कहा, अब तक मैं अकेला था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कल रात से जब से अनिका का सिंगल टूटा है, मैं लगातार उसके बारे में सोच रहा हूं। मैंने अपनी एक टीम उसके लिए भेजी है, लेकिन अभी तक वहां से कोई भी अपडेट नहीं मिला है। फिर रोहित ने पूछा, क्या आप मेरा साथ देंगी? रोहित को पता था कि स्वाति के पास ऐसी तकनीक और क्षमताएं थी जिनसे शायद वह किसी ऐसी चीज का पता लगा सके जिसे बाकी लोग नहीं ढूंढ पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वह अनिका की मां थी। स्वाति ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मुझसे साथ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे साथ नहीं भी मांगते तब भी मैं तुम्हारा साथ देती। आखिर यहाँ मेरी बेटी का सवाल है। फिर उसने कहा,
आधे घंटे के अंदर मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, तुम वहां पहुंचो। हम दोनों वहीं मिलेंगे और वहां से साथ निकलेंगे। यह कहकर स्वाति ने फोन कट कर दिया। रोहित के चेहरे पे पहली बार राहत की हल्की झलक दिखाई दी। उसे लगा कि अब शायद अनिका तक पहुंचने की कोई उम्मीद है, लेकिन उसी समय अनिका और उसकी टीम एक बिल्कुल अलग खतरे की ओर बढ़ रही थी। वे अब भी जंगल में फंसे हुए थे। वे कई घंटों से रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अनिका के मन में लगातार यही सवाल था, अगर वे इसी जंगल में फंसे रहें तो क्या होगा? उनका असली मिशन अभी बाकी था। जिस संगठन को रोकने के लिए वे निकले थे, वह अब भी सक्रिय था। मेंटल हॉस्पिटल से जुड़े उस खतरनाक वायरस को फैलाने की योजना उनके सामने थी। अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो संगठन अपने मंसूबों में सफल हो सकता था। टीम जंगल के और अंदर पहुंच चुकी थी। तभी अनिका को दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत रुकने का संकेत दिया। बाकी सभी भी रुक गए थे। अनिका ने कुछ क्षण आंखें बंद की और ध्यान से सुनने लगी। उसकी सुनने की क्षमता सामान्य इंसान से कहीं अधिक थी। वह कई किलोमीटर दूर से ही आवाज पहचान सकती थी। उसे लगा कि आवाज एक निश्चित दिशा से आ रही है। उसने सभी को उसी दिशा में चलने का संकेत किया था। टीम उसके पीछे चलने लगी। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद अचानक पेड़ों के बीच से एक विशाल घर दिखाई दिया। सभी के कदम वहीं रुक गए। जंगल के बीच इतना बड़ा घर होना अपने आप में रहस्यमयी था। अब तक उन्होंने इस जंगल में किसी इंसान को नहीं देखा था। फिर यहाँ घर किसका था? पहले तो सभी हैरान हो गए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पे उम्मीद दिखाई देने लगी थी। शायद यहाँ कोई इंसान रहता हो, शायद वह उसकी मदद कर सके। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि जैसे जैसे वे घर के करीब पहुंचे, उन्हें वहां कुछ लोग दिखाई दे दिए। उनके हाथों में हथियार थे और अब पूरी टीम सतर्क हो गई थी। जंगल के बीच हथियार बंद लोगों की मौजूदगी कोई सामान्य बात नहीं थी। अनिका ने तुरंत सबको रुकने का संकेत दिया। वह अपनी असाधारण सुनने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आसपास की आवाजें सुनने लगी। काफी देर तक वह शांत खड़ी रही। फिर उसने इशारा किया कि सभी बेहद धीमे कदमों से आगे बढ़ें, और जैसे ही वह रुकने का संकेत दे, सभी वहीं रुक जाएं। एक कदम भी आगे न बढ़े। टीम ने उसकी बात मान ली। अब वे अपने कदमों की आवाज तक दबाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे घर के करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां सिर्फ बाहर खड़े लोग ही हथियार बंद नहीं थे। घर के अंदर भी कई लोग मौजूद थे और उनके पास अलग अलग तरह के हथियार थे। छठी इंद्री ने धीमी आवाज में पूछा, ये लोग यहाँ इतने हथियारों के साथ क्या कर रहे हैं? अर्जुन सिंह ने जवाब दिया, जो भी कर रहे हैं अच्छा तो नहीं कर रहे होंगे, वरना इस जंगल में इतने हथियारों के साथ इतनी गोपनीयता से क्यों बैठे होते? दोनों के मन में कई सवाल थे। अनिका ने स्थिति को ध्यान से देखा। फिर उसने इशारे से अर्जुन सिंह और निखिल को आगे बढ़ने का संकेत दिया। दोनों समझ गए। अगले ही पल वे हथियार बंद लोगों के बिल्कुल सामने पहुंच गए थे। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, निखिल और अर्जुन सिंह ने उन पर हमला कर दिया। दोनों हथियार बंद लोग बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। निखिल और अर्जुन सिंह ने तुरंत उनकी बंदूकें उठा ली थी। अब टीम के पास पहले से ज्यादा हथियार थे, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि उस घर के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, ना ही उन्हें यह पता था कि वहां आखिर चल क्या रहा है। इसलिए उन्हें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना था। हर कदम सोच सोच कर और समझ समझ कर रखना था। उन्हें किसी भी हालत में अंदर मौजूद लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देना था। प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को हाइप करें, क्योंकि हाइप करना बहुत इजी है और फ्री भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को हाइप करें
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपकी एक कमेंट मुझे दूसरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। निखिल और अर्जुन सिंह द्वारा हथियार हासिल करने के बाद टीम धीरे धीरे उस रहस्यमयी घर की ओर बढ़ने लगी थी। अब स्थिति पहले से अलग थी। कुछ देर पहले तक उनके पास सीमित हथियार थे, लेकिन अब उनके हाथ कुछ अतिरिक्त बंदूकें आ चुकी थी। फिर भी अनिका किसी तरह का जोखिम लेने के पक्ष में नहीं थी। वह जानती थी कि हथियार मिल जाना और दुश्मन की ताकत को समझ लेना दो अलग बातें हैं। उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि घर के अंदर कितने लोग हैं, उनके पास किस स्तर की तकनीक है और सबसे महत्वपूर्ण वे यहाँ क्या कर रहे हैं। इसलिए अनिका ने सभी को शांत रहने का संकेत दिया। टीम धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ी। हर कदम सावधानी से रखा जा रहा था। जंगल की जमीन पर सूखे पत्ते पड़े थे। अगर किसी का पैर उन पर पड़ता तो आवाज दूर तक जा सकती थी। इसलिए सभी अपने कदमों को नियंत्रित कर रहे थे। अनिका सबसे आगे थी। उसकी सुनने की क्षमता उन्हें लगातार मदद कर रही थी। वह रुकती, कुछ क्षण सुनती, फिर आगे बढ़ने का संकेत देती। टीम उसी के इशारे पर आगे बढ़ती। कुछ दूरी और तय करने के बाद उन्हें घर के भीतर देखने का मौका मिला। खिड़की के पास पहुंचकर उन्होंने अंदर झांका। जो दृश्य सामने था उसे देखकर सभी एक बार फिर हैरान रह गए। घर के अंदर कई लोग मौजूद थे और उन लोगों के पास सिर्फ सामान्य हथियार नहीं थे। उनके पास अलग अलग प्रकार की अत्याधुनिक तकनीक से जुड़े हथियार थे। छठी इंद्री ने धीरे से कहा, ये लोग यहाँ इतने हथियारों के साथ आखिर कर क्या रहे हैं? अर्जुन सिंह ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज भी गंभीर थी। जो भी कर रहे हैं अच्छा तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, वरना इस जंगल के बीच इस तरह छिपकर हथियारों के साथ क्यों बैठते? छठे इंद्री के मन में कई सवाल उठ रहे थे। जंगल में इतना बड़ा घर, बाहर हथियार बंद लोग, अंदर अत्याधुनिक हथियार, और सबसे बड़ी बात, यहाँ आसपास किसी इंसान के रहने का कोई सामान्य संकेत नहीं था। यह जगह जितनी सुनसान दिख रही थी, उतनी ही गहरी किसी साजिश को छिपाए हुए लग रही थी। अर्जुन सिंह और निखिल ने भी अंदर की तरफ ध्यान से देखा। उनकी नजर वहां मौजूद हथियारों पर टिक गई। अर्जुन सिंह ने धीमी आवाज में कहा, इन लोगों ने कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है। निखिल ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने आगे कहा, इनके पास इतने आधुनिक हथियार हैं जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। हमारा डिपार्टमेंट खुद कितना सीक्रेट काम करता है, लेकिन ऐसे हथियार हमारे पास भी नहीं है। यह बात सुनकर बाकी लोगों की चिंता और बढ़ गई। अगर किसी गुप्त संगठन के पास ऐसी तकनीक थी जो स्पेशल डिपार्टमेंट के पास भी नहीं थी, तो उनके सामने मौजूद खतरा कितना बड़ा हो सकता था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। अनिका अब भी चुप थी। वह केवल घर के भीतर चल रही गतिविधियों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना था। उनका असली मकसद सिर्फ इस जगह का पता लगाना नहीं था। उन्हें उस संगठन की योजना को रोकना था। वे उस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने निकले थे, जिसे समुद्र के जरिए तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद उस संगठन के केंद्र तक पहुंच चुके हों, फिर भी उन्हें अभी पूरी पुष्टि नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से बहुत दूर रोहित भी स्वाति द्वारा दी गई लोकेशन तक पहुंच चुका था। वहां स्वाति का इंतजार कर रहा था। रोहित जानता था कि एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए अनिका की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी। कुछ देर के बाद स्वाति भी वहां पहुंच गई। रोहित ने पहली बार स्वाति मल्होत्रा को अपने सामने देखा। इससे पहले उसने स्वाति को केवल तस्वीरों में देखा था।
जब वह और उसकी टीम पहले रेखा मूर्ति के महल में ड्रग से जुड़े मामलों की जांच करने गए थे, तब उसने वहां स्वाति की तस्वीर देखी थी। लेकिन आज वह स्वाति को सामने देख रहा था। उसे देखकर रोहित कुछ क्षण के लिए हैरान रह गया। स्वाति बिल्कुल अनिका जैसी दिखाई देती थी। माँ और बेटी के चेहरे में इतनी समानता थी कि किसी के लिए भी उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल हो सकता था। रोहित ने स्वाति को अभिवादन किया। हेलो, स्वाति ने भी कहा। हेलो रोहित, कैसे हो? रोहित ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? स्वाति के चेहरे पे चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ? मेरी बेटी का मुझे खुद पता नहीं है। रोहित उसकी बात समझ सकता था। एक माँ के लिए उसका बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अगर वह अचानक गायब हो जाए तो उसकी चिंता को शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। रोहित ने उसे भरोसा दिलाया, आप चिंता मत करिए, अब हम दोनों साथ हैं। हम किसी भी तरह अनिका को वहां से सुरक्षित वापस लाएंगे। दोनों उस जगह खड़े थे जहां स्वाति का हाईटेक हेलीकॉप्टर मौजूद था। अब उनका अगला कदम साफ था। उन्हें इसी हेलीकॉप्टर के जरिए अनिका तक पहुंचना था। लेकिन जैसे ही वे वहां से रवाना होने वाले थे, स्वाति की नजर एक गरुड़ पर पड़ी। स्वाति तुरंत रुक गई। रोहित ने उसकी तरफ देखा। स्वाति उस गरुड़ को पहचानती थी। यह वही गरुड़ था जो पहले भी कई बार स्वाति तक अनिका से जुड़ी खबर पहुंचा चुका था। स्वाति ने रोहित से कहा कि वह कुछ क्षण रुके। फिर वह उस गरुड़ की ओर आगे बढ़ गई। रोहित को यह अजीब नहीं लगा। वह पहले से जानता था कि स्वाति और अनिका पक्षियों की भाषा समझ सकती हैं। उसे एक पुरानी घटना याद आ गई। मनाली में होटल पैराडाइज के दौरान भी उसने अनिका को पक्षियों से बात करते हुए देखा था। कुछ पक्षी कमरे के बाहर आए थे और अनिका ने उसकी आवाजों को समझकर यह पता लगाया था कि उनकी मालकिन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। तब रोहित ने पहली बार महसूस किया था कि अनिका पक्षियों के व्यवहार को सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से समझती है। आज वही क्षमता फिर काम आ सकती थी। स्वाति गरुड़ के पास गई। कुछ देर तक उसने उसके संकेतों और आवाजों को समझने की कोशिश की। गरुड़ कुछ देर के बाद वहां से उड़ गया था। स्वाति वापस रोहित के पास आई। रोहित ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? स्वाति ने उसे बताया कि उसे अनिका का संदेश मिला है। रोहित की आंखों में तुरंत चमक आ गई थी। अनिका ठीक है क्या? स्वाति ने बताया कि अनिका सुरक्षित है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसे और उसकी टीम को मदद की जरूरत है। रोहित ने राहत की सांस ली थी। कल रात से पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद अनिका तक पहुंचना संभव है। फिर उसने कुछ सोचा, हमें मयूर गुलेरिया को भी जानकारी देनी चाहिए। स्वाति ने उसकी तरफ देखा। रोहित ने कहा, मयूर भी कल रात से अनिका से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। वह कर्नाटक के लिए निकल चुका है। फिलहाल वह उन लोगों के सबसे करीब है। स्वाति ने रोहित की बात से सहमति जताई थी। मयूर की सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत थी और वह अपने काम को गंभीरता से करता था। रोहित ने तुरंत फोन निकाला और उसने मयूर को कॉल कर दिया। उधर मयूर लगभग अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था। उसका फोन बजा। उसने रोहित का कॉल उठाया। हेलो, रोहित ने कहा, मयूर, मुझे अनिका के बारे में कुछ जानकारी मिली है। रोहित ने उसे अब तक की सारी जानकारी बता दी थी। मयूर यह सुनकर हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल गई। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि अनिका ने पक्षियों के जरिए स्वाति तक संदेश पहुंचाया था। रोहित ने उसे बस जरूरी जानकारी दी और एक बात साफ कर दी, इस पूरे मामले की जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अनिका के दिल्ली से बाहर होने की बात भी गुप्त रहनी चाहिए।
क्योंकि अगर यह खबर गलत लोगों तक पहुंच गई तो अनिका के लिए खतरा और बढ़ सकता था। इसलिए मयूर बिना किसी को बताए कर्नाटक के लिए निकल चुका था। उधर गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया बेचैन बैठे थे। उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि अनिका कहाँ है। न ही उन्हें यह जानकारी थी कि अनिका दिल्ली में नहीं है। लेकिन उनके भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा हो रही थी। करण ने महसूस किया कि ऐसी बेचैनी उसे कई साल पहले हुई थी, जब स्वाति उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन आज अचानक वही बेचैनी फिर क्यों महसूस हो रही थी? उसे इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वह पूरी रात सो नहीं पाया। फिर उसने खुद को संभालने के लिए अपनी दराज खोली। उसमें एक दवा रखी थी, अमृत टैबलेट। यह वही दवा थी जो अनिका ने करण को गिफ्ट की थी। करण ने वह दवा निकाली और फिर खा ली। कुछ समय के बाद दवा का असर होने लगा था। उसकी तबीयत धीरे धीरे बेहतर महसूस होने लगी। उसका तनाव थोड़ा कम हुआ। उधर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब सामने आने वाला था। अनिका और उसकी टीम उस रहस्यमयी घर के अंदर पहुंच चुकी थी। वे एक ऐसे कमरे के सामने खड़े थे जहां अजीब अजीब तरह के प्रयोग चल रहे थे। भूमिका ने अंदर का दृश्य देखकर हैरानी से कहा, यह क्या हो रहा है? उसकी आवाज में चिंता थी। हम तो उस वायरस को पानी में मिलाने से रोकने के लिए आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ हमें इससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेगा। अनिका भी कमरे को ध्यान से देख रही थी। उसकी नजर वहां चल रहे प्रयोगों पर थी। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसका इस जंगल में फंसना शायद सिर्फ एक हादसा नहीं था। भूमिका आगे बोलने ही वाली थी कि अनिका ने उसे रोक दिया। अनिका ने शांत स्वर में कहा, हमारा यहाँ फंसना एक अच्छा संकेत साबित हुआ है। अनिका की यह बात सुनकर भूमिका हैरान रह गई थी। अच्छा संकेत? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अनिका ने कमरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं थी। उसने कहा, मतलब हमारी मंजिल यही है। सभी उसकी तरफ देखने लगे। अनिका ने आगे कहा, हमें यही आना था। यही वह जगह है जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था। हमारा यहाँ आना व्यर्थ नहीं हुआ। हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। कुछ क्षण के लिए वहां मौजूद सभी के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। लेकिन फिर एक सवाल सामने आ गया था। अगर वे अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे तो वह मंजिल आखिर थी क्या? वे तो उस संगठन को रोकने निकले थे जो समुद्र के जरिए एक खतरनाक केमिकल फैलाकर तबाही मचाने की योजना बना रहा था। लेकिन वह संगठन तो समुद्र में होना चाहिए था। फिर यह जंगल, यह घर और यहाँ चल रहे प्रयोग, सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यह वही जगह थी जहां से उस पूरी साजिश को नियंत्रित किया जा रहा था? अनिका के चेहरे पर अब एक अलग ही दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसे शायद उस रहस्य की कड़ी मिल चुकी थी जो बाकी लोग अभी भी समझ नहीं पाए थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि अनिका और उसकी टीम अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी या नहीं। सवाल यह था कि क्या वे इस खतरनाक जगह से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, और दूसरी तरफ क्या स्वाति और रोहित समय रहते अनिका तक पहुंच पाएंगे। मयूर पहले से ही कर्नाटक के लिए निकल चुका था। स्वाति और रोहित हाईटेक हेलीकॉप्टर से रवाना होने की तैयारी में थे। तीनों अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उनमें से सबसे पहले अनिका तक कौन पहुंचेगा और उस रहस्यमय घर के अंदर छिपा असली राज क्या था, कहानी यहीं से एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। जंगल के बीचों बीच खड़ा वह विशाल घर अब पूरी टीम के सामने किसी पहेली की तरह मौजूद था। बाहर से देखने पर वह किसी पुराने और सुनसान मकान जैसा लगता था, लेकिन उसके आसपास मौजूद हथियारबंद लोगों और भीतर चल रही गतिविधियों ने साफ कर दिया था कि यह जगह सामान्य नहीं थी।
अनिका ने एक बार फिर सबको शांत रहने का इशारा किया। किसी को जल्दबाजी नहीं करनी है। अब तक उसकी टीम ने जो कुछ देखा था उससे एक बात स्पष्ट थी, यहाँ कोई बड़ी योजना चल रही थी। जंगल के बीच इतनी सुरक्षा, हथियार और गुप्त गतिविधियां अपने आप में इस बात का संकेत थी कि इस जगह को दुनिया की नजरों से दूर रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी। निखिल ने धीरे से कहा, अगर ये लोग इतने हथियारों के साथ यहाँ छिपे हैं तो इनके पीछे जरूर कोई बड़ा संगठन होगा। अर्जुन सिंह ने उसकी बात पर हामी भरी। मुझे भी यही लगता है, लेकिन हमें पहले यह पता करना होगा कि यहाँ वास्तव में हो क्या रहा है। अनिका ने दोनों की तरफ देखा। हमें जवाब अंदर मिलेगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें पूरा विश्वास था। टीम धीरे धीरे घर के अंदर पहुंची। जैसे ही वे अगले कमरे में पहुंचे, सभी की नजरें एक जगह जाकर ठहर गई। कमरे में अलग अलग प्रकार के उपकरण रखे हुए थे। कुछ मशीनें लगातार चल रही थी, कुछ स्क्रीन पर अजीब आंकड़े दिखाई दे रहे थे। कई कांच के कंटेनरों में अलग अलग तरह के पदार्थ रखे थे और कुछ लोग उस पदार्थ पर प्रयोग कर रहे थे। भूमिका ने यह दृश्य देखते ही अनिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पे हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह क्या हो रहा है? अनिका ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह कमरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। भूमिका ने फिर कहा, हम तो उस वायरस को पानी में मिलाने से रोकने आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ कुछ और भी इतना बड़ा चल रहा है। अनिका की नजर सामने रखी एक मशीन पर थी। वह कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर बोली, हमारा यहाँ फंसना शायद एक अच्छा संकेत है। भूमिका को उसकी बात समझ नहीं आई थी। अच्छा संकेत? अनिका ने सिर फिर से हिलाया। हाँ, इसका मतलब है कि हमारी मंजिल शायद यही है। कमरे में कुछ क्षण के लिए खामोशी छा गई। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिस संगठन की तलाश में वे इतनी दूर आए थे, हो सकता है कि उसकी असली गतिविधियां इसी जगह से संचालित हो रही हो। उनका मिशन अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका था। उन्हें सिर्फ वायरस को रोकना नहीं था, उन्हें यह भी पता लगाना था कि आखिर इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है।